सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर से अगेन। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 6 को, जो कि हमने किया था कल। ठीक है, और हमने कल सारे मोड ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन की बात करते हैं। देखो भाई, अब जो एक्चुअल डाइजेशन वाला सब प्रोसेस होगा ना, वो इसी में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको न्यूट्रिशन के तौर पे यानी डाइजेशन के तौर पे ही देखें एक तरह से। ठीक है जी, हमने कहा कि यार द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से कंप्राइज होता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है जी, ये एक तरह की इंपॉर्टेंट लाइन है। और एलिमेंट्री कैनाल को समझने के लिए आपको समझना होगा कि यहाँ से माउथ से लेके ओरल कैविटी से लेके स्टार्ट होके फेरिक्स, लैरिक्स, उसके बाद इसोफेगस सारा, और ये पूरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक। ठीक है, ये पूरी हमारी कहलाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं इसको। अब अगला बोल रहा है कि एंड द एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और साथ में उससे एसोसिएटेड अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है माउथ, उसके बाद हमारा टंग है। ठीक है, टंग के नीचे जस्ट है हमारा फेरिक्स। ठीक है जी, अब इधर देखो स्लाइवरी ग्लैंड्स बताइए इसने, 3 टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी। तो स्लाइवरी ग्लैंड में पहला जो है वो होती है, मान लो या हमने फर्स्ट को चीक्स के अंदर। ठीक है, चीक्स के अंदर कौन होती है हमारी? पैरोटिड ग्लैंड। चीक्स के अंदर कौन होगी? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है जी, अब देखो सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होगी ये किसके फ्लोर पे होगी? टंग के। ठीक है, और ये सब मैंडिबुलर जो है ये लोअर जा में। ठीक है जी, ये तो हमने कहा लोअर जा, लोअर जा, और ये सबलिंगुअल जो है ये बिलो टंग। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट है हमारा फेरिक्स। ठीक है जी, फेरिक्स जो है वो कॉमन पासेज होता है फूड और एयर के लिए। ठीक है, ये बात हमें करनी है एक तो। उसके बाद कि यार फेरिक्स के बाद में 2 पार्ट आते हैं, 2 पाइप आती है। एक को बोलते हैं हम फूड पाइप, दूसरे को बोलते हैं हम क्या? विंड पाइप। ठीक है, तो यानी फूड पाइप जो है फूड को आगे प्रोसीड करवाएगी, और विंड पाइप जो है वो हवा को आगे प्रोसीड करवाती है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली, और दोनों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और खाना यानी कि फूड पाइप से जाता है और विंड पाइप से ना चला जाए, इसके लिए भी वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ फ्लैप होते हैं, जिसको हम ग्लोटिस और एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये प्रिवेंट करते हैं कि यार एंट्री ऑफ फूड जो है वो फूड पाइप में ही होनी चाहिए, विंड पाइप में ना हो जाए। ठीक है जी, अब हमने कहा यहाँ पे ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप को बोल रहा है ईसोफेगस, तो इसको हमने बोला फूड पाइप। और क्योंकि हम अभी ब्रीदिंग रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें शो नहीं किया इसने किसको? विंड पाइप को। कोई बात नहीं, आगे बात कर ले। अब इसके बाद में देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ये लीवर है। लीवर के जस्ट नीचे लटका हुआ गॉल ब्लैडर हमारा, ठीक है, उससे अटैच होता है। और इसोफेगस जो है वो डायरेक्टली खुलता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टमक दिख रहा है। ठीक है जी, अब स्टमक के इस साइड देखो ये स्प्लीन है, ये आपकी थोड़ी नॉलेज को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसको स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जब स्टमक से यहाँ पे एंड होता है तो आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलने के बाद यानी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज जुडनम, सेकंड इज जेजुनम, एंड थर्ड इज इलियम। तो ये बात कर ली हमने। नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट बाद में लार्ज इंटेस्टाइन का, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट फिर वापस से आते हैं। तो पहला है सिकम, दूसरा कोलोन, एंड तीसरा है रेक्टम। ठीक है, अब कोलोन के 3 पार्ट हैं, फर्दर 4 बोल सकते हैं वैसे तो। ठीक है, एक तो है असेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, फिर ट्रांसफर्स कोलोन जो कि सीधा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ट्रांसफर्स कोलोन दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, ये देखो ये आपको ट्रांसफर्स कोलोन दिख रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो ऊपर लेके जा रहा है इसको असेंडिंग कोलोन बोला, इसको ट्रांसफर्स कोलोन बोला। फिर ये नीचे की तरफ जो लाएगा इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन,
और ये वाला जो है वो एक सिग्मोइड पोर्शन बना रहा है, उसको हम सिग्मोइड कोलोन बोल देंगे। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया सिग्मोइड कोलोन। ठीक है जी, सिग्मोइड कोलोन। अब आपको नीचे दिख रहा है कि एक तो ये अपेंडिक्स जो है ये सिकम के जस्ट पास होता है। ठीक है, तो यानी सिकम यानी लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लटका होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका पूरा नाम है, और ये वही अपेंडिक्स है जो आपको दर्द देती है। आपने बहुत बार सुना होगा, आपके परिजनों को या फिर किसी को भी फैमिली में अपेंडिक्स का दर्द होता है। तो ये ऐसा है कि भाई पहले के ज़माने में जब मतलब कि लोग घास फूस ही खाते थे, शायद ऐसा कुछ मिथ है कि भाई उस टाइम ये हेल्प करती थी डाइजेशन के अंदर। ठीक है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करती थी जिसकी वजह से हेल्प होती थी डाइजेशन में। लेकिन अब आजकल जो कि एक मॉडर्न जमाना आ गया है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसका कोई काम नहीं रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो काम नहीं रहा है, जिसका कोई काम नहीं होता है ना वो उंगली करता रहता है फिर। ठीक है, तो अब हमने कहा कि यार फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो है ही ये, अब फिंगर लाइक है तो ये हिलता डुलता रहेगा। मान लो इसमें कहीं पे इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो गया तो उसकी वजह से इसमें स्वेलिंग इन्फ्लामेशन वगैरह आ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें इन्फ्लामेशन आई तो यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स को आसपास वाले को टच करेगा, पुश करेगा इधर उधर। सो इसकी बात हमने कर ली। अब हमने बोला कि थर्ड पार्ट जो है वो है रेक्टम। और ये सिकम के लिए एक बात और सोच लो, जान लो कि सिकम जो है ये कुछ बैक्टीरियाज को, यानी कि हम बोलते हैं कुछ यूजफुल, उसको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जगह देता है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। अब हमने कहा कि यार रेक्टम है, रेक्टम की बात कर लेंगे। तो रेक्टम जो है वो थर्ड पार्ट है जहाँ पे आके सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह सब जो है वो इकट्ठा हो जाता है और उसको एनल के थ्रू, एनएस के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो ये हमने पूरी इस फिगर को अच्छे से देख लिया है। अब आपको एक टेबल दिख रही है साइड में, माउथ, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो हम सबसे पहले माउथ की बात करते हैं यार। माउथ के अंदर देखो स्लाइवरी ग्लैंड नाम की एक ग्लैंड होती है। ठीक है, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ग्लैंड ऐसी चीज है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है और वो हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता है डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, कुछ में भी, कोई भी प्रोसेस में हमारी हेल्प कर सकता है उसका सिक्रीशन। ठीक है जी, अब हमने कहा कि स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर। अब भैया ये क्या करती है कि सलाइवा को सिक्रीट करती है। जैसे मैंने कह दिया कि यार बर्गर, बर्गर का नाम लेते ही मतलब आपके मुंह में जो सलाइवा सिक्रीट होगा ना, मतलब कि आपका मुंह पूरा भर जाएगा, सब पानी आ गया मुंह में, ऐसे बोलते हैं ना, उसको बोल रहा है सलाइवा। ठीक है, वो सलाइवा है, वो एक्चुअली करता क्या है कि जैसे हमने किसी भी फूड का नाम लिया है तो उस फीलिंग के तौर पे वो एक्चुअली मतलब रिलीज होता है, हम सोचते हैं, हमारा माइंड उससे में जाता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से वो सिक्रीट होता है सलाइवा। और एक्चुअली ये वैसे भी प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर। तो हम जब खाना खाते हैं तो वो स्टार्च को चेंज कर देता है शुगर के अंदर, ये हमने कल बात कर ली थी अच्छे से। तो अब हम बोलना ये चाहते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ, लिख सकते हो आप लोग, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ and it secretes saliva, and it secretes saliva, and this saliva helps in changing the starch into sugar। स्टार्च को शुगर के अंदर चेंज करने में ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब देखो यार सलाइवा के अंदर ना एक सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। ठीक है, अब एंजाइम क्या होता है सर, हम तो 10th के बच्चे हैं, हमें क्या पता है एंजाइम क्या होता है। तो भाई तुम 10th के बच्चे हो, ठीक है, एंजाइम क्या होता है ये समझने के लिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में नॉलेज लेना चाहते हैं। तो देखो कि यानी कि एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि यार आपके पापा के पास पैसे हैं, ठीक है ना, और क्या है ना कि आपको जल्दी से करियर बनाना है अपना। आपने कहा कि यार पापा घर पे बैठे बैठे तो बोर हो रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है कि हम भी बिजी रहें और कुछ पैसे वैसे भी आते रहे, तो कुछ हमारा भी फाइनेंशियल वो हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए देखो या तो ऐसा हो सकता है कि यार आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आप सक्सेसफुल हो जाएं, करियर बना ले अपना, कुछ ना कुछ कर ले। ठीक है, वरना क्या होगा, जिसके पास पैसा है ना भैया, तो पैसे से सब होता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ऐसा कुछ नहीं है। मनी हैप्पीनेस तो क्या मतलब हर चीज को खरीद सकती है। ठीक है, तो ये बात हम करते हैं यहाँ पे
एज एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कि भाई पापा के पास था पैसा, अब वो पैसे को मान लो एंजाइम कि पापा ने वो पैसा लगाया हम पे और हमें बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया प्लेटफॉर्म, सब कुछ बढ़िया मतलब हमें मिला और उस बढ़िया बढ़िया से हमने करियर बना लिया हमारा। तो यानी कि पैसे होंगे तो जल्दी करियर बन सकता है। वैसे ये कोई एक्चुअल में सच भी नहीं है, ठीक है, कि यार पैसा होगा तो ही मतलब करियर बन सकता है जल्दी, ऐसा कुछ सच नहीं है। क्योंकि माइंड में होना चाहिए यार, अंदर से है ना ऐसे फीलिंग आनी चाहिए, गट फीलिंग होनी चाहिए कि यार हाँ मैं ये करूँगा और मुझे इस टाइम कर ही देना चाहिए मतलब। क्योंकि यार आजकल के ज़माने में ना मतलब यूथ जो है, यंग पॉपुलेशन जो है, वो थोड़ी ज़्यादा मतलब माइंडसेट बना रही है, ठीक है। तो हम अगर पीछे रह गए, हम अगर ये सोच लिए कि यार अभी तो मैं 20 साल का हुआ हूँ, 21 साल का हुआ हूँ, तो हम फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे जल्दी से। और फिर 25-28 के साल में हम क्या तो मतलब नौकरी लगेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अभी से हमने अगर सोचना शुरू कर दिया 20 ईयर्स में ही कि यार हाँ मुझे अब ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ये साथ में ऐसा करता हूँ, पार्ट टाइम में ऐसा करता हूँ, तो ये हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग क्योंकि 10th क्लास के बच्चे हो, तो प्लीज़ तुम्हारा फोकस रखो कि तुम 11th में अच्छे से किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लो और उसमें अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है। तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज आपको मिलेगी यार से जयपुर में, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि यार एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, उस एंजाइम के रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि पापा के पास पैसा है, उस पैसे को हमने मान लिया एंजाइम, और वो एंजाइम जो है यानी वो पैसा जो है वो हमारे करियर प्रोसेस को थोड़ा रेट उसका बढ़ा देता है, ठीक है। तो यानी उसने रेट बढ़ा दिया, तो यानी एक्चुअल में हम कहना ये चाहते हैं कि भैया एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा घटा सकता है, अल्टर कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि अच्छा एंजाइम, सही एंजाइम, परफेक्ट एंजाइम होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। और मान लो किसी रिएक्शन में हमें रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना है तो वैसा ही एंजाइम लेना पड़ेगा जो कि उसको घटा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सलाइवा के अंदर जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम है, और वो एंजाइम एक्चुअल में ये जो स्टार्च इनटू शुगर होता है इसके ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये करता क्या है, हमने एक तो इसको तो बोल दिया एंजाइम, और अब बात कर रहे हैं कि ये एंजाइम करता क्या है। कि मैंने कहा कि यार मैं खाया क्या, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका, ओके। मैंने कहा कि यार मैंने फूड लिया प्लांट से, लेकिन प्लांट ने बोला था कि भैया मैं तो है ना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता हूँ, कल सर ने भी बताया था और मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों ने बता दिया हमने, और अब तुम याद रखो तो तुम्हारी मर्जी। अब भाई तुम्हें याद आ गया, तुमने कहा कि यार हाँ यार बताया तो था, ठीक है। तो ये स्टार्च जो है हम अगर सीधा खा लेंगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना यार, टूटने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, मतलब हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को तकलीफ देने का मतलब है फिर हम क्या ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यार कुछ भी, मतलब ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो फिर थोड़ा वीक हो जाएगा। अब उसको मेंटेन रखने के लिए हमने क्या किया कि एक एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। और इस एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया वो अलग बात है, लेकिन इसने पहले ब्रेक डाउन कर दिया स्टार्च का इनटू ग्लूकोज, या फिर हम बोल सकते हैं शुगर के अंदर, ठीक है जी, ये बात हो गई हमारी। अब देखो कि ग्लूकोज या फिर शुगर में इसने क्या कर दिया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन होने की वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में खाना टूट चुका है, और वो खाना अब एंटर करेगा आगे। अब जब एंटर कर रहा है तो यानी एक्चुअल में वहाँ पे है ना उस खाने को तोड़ने के लिए, चबाने के लिए हमारे तीत हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं हमारा, ठीक है। तो तीत की बात करते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं तीत, ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं तीत। फर्स्ट टाइप है हमारा इंसीजर, सेकंड है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर, ठीक है। ये 4 टाइप के तीत होते हैं हमारे, ठीक है। और टोटल तीत 32 होते हैं एडल्ट के अंदर, ठीक, और बच्चों में जो टेम्परेरी तीत है वो 20 होते हैं, ठीक है, उसकी बात हम कर ली। अब देखो हम कह रहे हैं कि यार ये जो इंसीजर हैं ये बाइटिंग में, कटिंग में हेल्प करते हैं, ये बाइटिंग में या फिर कटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है।
और ये जो कैनाइंस हैं ये चीरा फाड़ी में काम करते हैं, तो हम बोल देंगे कि ये टीयरिंग में काम करते हैं, ठीक है। टीयरिंग मतलब फाड़ना। अब यानी प्रीमोलर्स जो हैं ये ग्रिंडिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ग्रिंडिंग में। और ये जो मोलर्स होंगे ये क्या करेंगे? ग्रिंडिंग में तो करेंगे ही करेंगे, साथ में च्यूइंग में भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि चारों टाइप्स के टीथ क्या काम परफॉर्म करते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आगे है आपका टंग। टंग एक रोलिंग है ऑर्गन, रोलिंग ऑर्गन है, ठीक है। रोल करता है फूड को, पूरा मिक्स कर देता है, ठीक है, थोरोली। और टेस्ट, फूड का टेस्ट जानने के लिए भी हमारी टंग जरूरी है। टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारे टंग टंग में, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली कि यार टेस्ट बर्ड होती है और थोरोली मिक्सअप में ये थोड़ी हेल्प करता है हमारी, ठीक है। मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, बट प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारी एनर्जी कतई डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अब हम सेकंड पढ़ेंगे इसोफेगस। और जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देखें, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। इसोफेगस की बात करते हैं तो टेक फूड फ्रॉम माउथ टू द इसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब यार देखो माउथ है ना, देखो माउथ से फूड आया इसोफेगस के अंदर, इसोफेगस से जब वो जा रहा है स्टमक के अंदर, तो क्या है ना वहां पे ना एक टाइप की मूवमेंट होती है, ठीक है। उसमें जो मसल्स है ना वो एक टाइप की मूवमेंट शो करती है, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने यार अलग से स्लाइड क्यों नहीं ली, उसमें क्यों नहीं समझा रहे। तो यार वो थोड़ा सा है ना लेंदी हो जाता है, और क्या है ना कई बच्चों को ऐसा लगता है कि डीपली पढ़ा रहे हैं फिर, ठीक है। इसीलिए हमने ये पूरा मतलब नोट्स बना के ऐसे मतलब एक तरह से इसको मैनेज किया है, ताकि आपको सारी चीज़ें इसी में लिखी मिल जाए और सभी समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को 10th यानी कि फोकस ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे फोकस करना है कि मेरे को नॉलेज लेनी है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, तो वो हमारा जो 11th क्लास के लिए डाइजेशन की सीरीज़ है उसको थोड़ा देख सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डीपली मत लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड पे भी तुम्हारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो कि टैलेंटेड हैं और सच में ही नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए हमने कहा है, और उसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने कहा कि यार ईसोफेगस से जब फूड एंटर कर दिया था ईसोफेगस के अंदर, तो यहाँ पे ये जो इसकी मसल्स है ना ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो कर रही है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हमने कहा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। हमने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपल्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोला है। इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स से जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्सिस। उसको हमने क्या बोला है? पेरिस्टैल्सिस। यार देखो इस बार है ना सब बच्चों के एनसीईआरटी सिलेबस आ गया, चाहे वो स्टेट बोर्ड कौन सा भी हो, कुछ भी हो, सबके एनसीईआरटी सिलेबस है। तो यानी कि हमें हर एक लाइन एनसीईआरटी की अच्छे से मैनेज करनी पड़ेगी। हर एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सबको परखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जो भी उसके जो पॉइंट्स आएंगे वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम जो भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं इसमें वो यानी कि आपको ज़रूरी है एक्चुअल में, ठीक है। और अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार मेरा स्टेट बोर्ड है, मेरे को इतना कोई काम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो वो आपकी मर्जी है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो हम देखते हैं कि यार ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई और फूड एंटर कर दिया हमारा स्टमक के अंदर। फूड एंटर किया किसके अंदर? स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर फूड जब एंटर हुआ है तो एंट्री पे एक गार्ड खड़े हैं भैया, ठीक है। कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई सिनेमा, कहीं पे भी जाते हो वहां पे गार्ड खड़ा होता है ना एक, वो आपकी एंट्री को गार्ड करता है। यानी कि मान लो तुम तो 10 लोग एक साथ जा रहे हो, अब वो गेट है एक या दो लोग का, अब उसमें से तुम 10 के 10 एकदम धक्का मुक्की करोगे, ये करोगे वो करोगे, इसीलिए उन्होंने वहां पे ना सुरक्षा के लिए आपकी और उनकी दोनों की, गेट की भी, तीनों की सुरक्षा के लिए वहां पे गार्ड खड़ा किया है। एक्चुअल में यहाँ पे भी वैसा ही गार्ड होता है, और उस गार्ड को हम बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो यानी लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोल सकते हैं मोर एक्यूरेट हम, ठीक है। और एक जो अपर होता है वो यहाँ पे होता है ईसोफेगस, ये ईसोफेगस की स्टार्टिंग में यहाँ पे होता है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और यहाँ पे क्या होगा हमारा? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर,
ठीक है, ठीक है जी। स्फिंक्टर का मतलब हो गया गार्ड कर रहा है एंट्री को, भैया एक गार्ड खड़ा है वहां पे, स्फिंक्टर हमने उसी को बोला है बस, ठीक है। वो यार एंट्री को गार्ड करता है कि जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ऊपर से फूड आ रहा है और तुम चबाए जा रहे हो, चबाए जा रहे हो, चबाए जा रहे हो, तुम्हें है ना मतलब सब्जी इतनी टेस्टी लग रही है कि तुम सोच ही नहीं रहे कि तुम यार एक साथ कितना निवाला खा रहे हो, ठीक है, और कितने टाइम में देखो तुम कितना जल्दी जल्दी खा रहे हो। अब उसको मैनेज करने के लिए तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा दिमाग है उसमें, ठीक है, वो बोलता है कि यार मैं यहाँ पे गार्ड खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब गार्ड खड़ा करने से क्या होगा कि वो इसकी एंट्री को रोकेगा कि इतनी अमाउंट में ही फूड यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए, ये सारी बात करेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो गार्ड करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक, ठीक है जी। अब इसके बाद में हमने कहा कि स्टमक के अंदर, स्टमक की वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। अब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन, HCl, म्यूकस, 3 टाइप के सब्सटेंसेस हैं बोल सकते हैं हम, ठीक है। पेप्सिन एक टाइप का एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने वाला एंजाइम है हमारा पेप्सिन, ठीक है। अब देखो दूसरा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, पूरा नाम इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसने क्या किया कि ये स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है जो कि उस फूड को थोरोली ब्रेकअप कर देगा, ठीक है, यानी कि अच्छे से उसको क्या कर देगा, बिल्कुल ऐसे मतलब एकदम से एसिडिक तरीके से उसको तोड़ देगा, ठीक है। और उसके अंदर से फिर अच्छे से सारे पार्टिकल्स, सब्सटेंसेस, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सब निकल सकते हैं आराम से, ठीक है। और थर्ड टाइप है इसका म्यूकस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या करता है कि यार स्टमक की लाइनिंग जो होती है ना, मतलब वॉल ऑफ द स्टमक, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको अच्छे से प्रिवेंट करता है, क्योंकि HCl जो कि एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस कर रहा है वो तो यार उसने हेल्प के लिए किया है, बट यार उसकी हेल्प करने की वजह से, वो कहते हैं ना कि मतलब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो HCl हेल्प कर रहा है, बट स्टमक की लाइनिंग जो है, वॉल जो है, उसको डैमेज भी तो हो सकता है ना। तो उसके डैमेज को अच्छे से क्या करने के लिए, बताओ जरा, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। तो इसमें इसने लिखा है प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये तीनों बात कर ली हमने। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। तो आप प्लीज इन तीनों को याद रखें कि व्हाट डज गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। तो गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है, क्या होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो दैट इज, फर्स्ट है इसका पेप्सिन, सेकंड है HCl एंड थर्ड इज म्यूकस। 3 टाइप के इसमें सब्सटेंसेस या कुछ हम बोल सकते हैं इसके पार्ट्स, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने बोला है कि स्टमक से अब भैया फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखो स्टमक के भी यार 3 पार्ट होते हैं, फंडिक पार्ट, फिर कार्डियक पार्ट भी बोल सकते हैं हम, और एक पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। ये 3 टाइप के पार्ट होते हैं। पाइलोरिक पार्ट जो है स्टमक की एंडिंग पे होता है, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। अब स्टमक की एंडिंग पे और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग पे, वहां पे भी एक टाइप का स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और उस स्फिंक्टर का नाम क्या हो सकता है, बताओ। हम कैसे बताएं सर, हम तो 10th में है। हाँ तो 10th करते रहना तुम, है ना, तभी कह रहा हूँ नॉलेज लो अच्छे से, ताकि तुम्हें समझ में आ सके सारी चीज़ें। अब 11th में जाओ तो तुम्हारे पास ऑप्शन हो यार, कि तुम अभी सोच लो कि तुम्हें लेना क्या है, करना क्या है, स्ट्रीम क्या चूज़ करनी है, सब कुछ मतलब। क्योंकि यंग एज में जितना सोचोगे ना यार, मतलब उतना ही अच्छा भी लगेगा और लाइफ को अच्छे से जी पाओगे, मतलब तुम्हारी मर्जी से वो भी, ठीक है। घर पे पड़े पड़े ताने नहीं सुनोगे। आगे सुनो। अब हमने कहा कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग पे, स्टमक की एंडिंग पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर भी वही काम कर रहा है, स्फिंक्टर है तो वही काम करेगा, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर भी क्या करेगा, गार्ड करेगा एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की एंट्री को ये गार्ड करता है, ठीक है। अब हमने बोला कि ठीक है जी, अब इसने गार्ड कर दी, मान लो पहुंचा दिया अमाउंट, ठीक अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फूड आ गया। अब देखो वहां पे क्या होता है ना कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़े हमने, डुडनम, जेजुनम और इलियम, 3 टाइप के पार्ट हैं इसके।
अब फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, जो कि सी शेप का होता है। ड्यूडेनम क्या शेप का होता है? सी शेप का, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्यूडेनम, ठीक है जी। यहाँ पे ये हो गया स्फिंक्टर, और ये जो स्टमक खत्म हुआ था मतलब, ठीक है। अब इसको हमने बोला ड्यूडेनम, ये सी शेप्ड है, ठीक है जी। अब खाना यहाँ तक आया, अब क्या होगा कि इस वाले खाने के अंदर अब फैट ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, और फैट ग्लोब्यूल्स डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करवाए जा सकते, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करवाए जा सकते, इसीलिए हमें हेल्प चाहिए हमारे लीवर की, ठीक है। लीवर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, लीवर के साथ साथ पेनक्रियाज की। और लीवर जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर। तो प्लीज नोट दिस पॉइंट कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी की, ठीक है जी। अब हमने साथ में कहा यार पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। पेनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये सिक्रीट करती है पेनक्रेटिक जूस को, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, ठीक है। सारे के सारे जूस सिक्रीट करते हैं, स्टमक ने भी गैस्ट्रिक जूस किया, लीवर ने भी बाइल जूस कर दिया, पेनक्रियाज भी क्या कर रहा है? पेनक्रेटिक जूस को सिक्रीट कर रहा है, इंटेस्टाइन क्या करेगा? इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो अब देखो लीवर जो है बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है। अब लीवर प्रोड्यूस करता है भैया बाइल जूस, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। और लीवर जब बाइल प्रोड्यूस करता है तो यानी उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी वो तो प्रोड्यूस करता रहता है सारा दिन। अब उसकी जो अमाउंट है वो स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर क्या है सर? तो गॉल ब्लैडर लीवर के जस्ट नीचे एक पार्ट है लटका हुआ, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बाइल को क्या करेगा? स्टोर करेगा, ठीक है। तो बाइल को स्टोर करने में कौन हेल्प कर रहा है? गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब देखो गॉल ब्लैडर ने स्टोर कर लिया, कि जैसे मान लो तुम्हारा गोडाउन है, तो गोडाउन में तुमने माल स्टोर कर रखा है, तुम्हारी दुकान में खत्म होगा तो यानी कि अब तुम वहां से ले सकते हो उसको, ठीक है जी। दुकान में कभी खत्म होगा नहीं, तो वो वाला जो स्टोर है गोदाम, तुम वहां पे जो पैसे दे रहे हो वो क्यों लगा रहे हो? फिर सोच सकते हो क्या ऐसा कुछ कि यार दुकान में तो कभी पड़ेगी नहीं तंगी, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि पहले माल वहां पे आएगा, फिर हमने जो बचा वो या एक्स्ट्रा हुआ वो हमने गोडाउन में रख दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब गोडाउन से जो माल है वो कहाँ जाना चाहिए? तो वो वहां जाएगा ना जहां पे जरूरत पड़ेगी। किसी ने फोन किया कि भैया इतना इतना सामान चाहिए तो भेज दो, तो तुमने गोडाउन से भेज दिया, दुकान थोड़ी खाली कर दोगे, ठीक है। अब हमने यही बात की है कि लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल को और स्टोर करवाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब गॉल ब्लैडर के अंदर जब बाइल स्टोर हो जाता है, वहां से जब स्मॉल इंटेस्टाइन आवाज लगाता है कि अरे भैया, ओ लीवर भैया प्लीज यार, मतलब है ना बाइल भेजो। लीवर बोलेगा कि यार मैंने तो है ना गोडाउन में रख रखा है, यानी गॉल ब्लैडर में रख रखा है, गॉल ब्लैडर स्टोर कर रखा है उसको, गॉल ब्लैडर से कांटेक्ट करो। तो गॉल ब्लैडर जो है वो बिना किसी एटीट्यूड के बाइल जूस को बाहर निकालेगा, और बाइल जूस जो है वो ऊपर से आ रही दो हिपैटिक डक्ट्स, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के साथ साथ यहां से जो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं उसको, उससे मैच करेगा, यानी वो साथ हो जाएंगे तीनों। अब एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बन जाएगी, ठीक है। ये मैं इसीलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि बच्चों को लगेगा कि सर एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोरोली बता रहा हूं, जो बच्चा सुनना चाहता है वो सुन सकता है, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि यार ये जो है, और हाँ एक बात और, जिसको मतलब अच्छे से ये सच में इंटरेस्ट है इस बात में पढ़ने के लिए, तो वो प्लेलिस्ट देख सकता है जो हमने 11th क्लास के लिए बनाई है, क्योंकि अभी तुम फ्री हो यार अच्छे से, कोई इतनी कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं ना कि तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा टेस्ट है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो नॉलेज लीजिए यार, नॉलेज इज पावर मतलब, ठीक है। अब देखो हमने कहा, क्या कहा कि सिस्टिक डक्ट से बाइल निकल के ऊपर जो आ रही थी दो हिपैटिक डक्ट, उनसे एक साथ हुआ, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनी, और वहां से कॉमन हिपैटिक डक्ट चलती आ रही थी, और इधर जो स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज प्रेजेंट थी, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। तो पैनक्रियाज के पास एक डक्ट है पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट जो है वो बोलेगी कॉमन हिपैटिक डक्ट को कि यार मेरे को भी साथ ले लो यार, मैं अकेली कहाँ पे जाऊंगी, ठीक है।
अब यानी कि वो साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट जब मिल जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे कॉमन हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है जी, अब हमने इसको बोल दिया कॉमन हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। अब कॉमन हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट जो है वो जब निकलती है वहां से तो उसकी एंट्री को भी गार्ड करता है एक स्फिंक्टर। उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, वो ओडिया दा वो गाना है ना, वो उससे याद रख लो, ओडाई। ठीक है, हमने कहा कि यार स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट है, वो वहां पे उसकी एंट्री को गार्ड करता है। ठीक है, सब काम हो गया। अब देखो पैनक्रेटिक डक्ट और वो जो हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट आ रही थी वो मिल गई हैं और कॉमन हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट बन चुकी हैं। अब उसमें बाइल भी है और पैनक्रेटिक जूस भी है, दोनों टाइप के जूस हैं। और बाइल और पैनक्रेटिक जूस दोनों ही हेल्प करेंगे फैट को तोड़ने में, उसका एब्जॉर्प्शन करने में, सब काम करने में। ठीक है, अब वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसेगी और वहाँ पे अपना परफॉर्म करेगी फंक्शन। ठीक है जी, अब हमने ये पूरी बात कर ली। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं कि इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं कुछ, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट के लिए, प्रोटीन के लिए, सब के लिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं, वो ग्लूकोज के अंदर कर देते हैं। फैट को तोड़ देंगे और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बना देंगे। ठीक है, ग्लिसरॉल की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक है जी, ग्लिसरॉल। और उसके बाद में प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बना देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंटेस्टाइन एंजाइम का काम। ठीक है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स का काम हो गया ये। पैनक्रेटिक जूस जो होता है उसके अंदर ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम है और एक लाइपेज नाम का है। वो ट्रिप्सिन जो है वो पहले देखो, ट्रिप्सिन है ना, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है डायरेक्टली। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में। ट्रिप्सिनोजन से वो ट्रिप्सिन में एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद अब ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स के अंदर। ठीक है, और लाइपेज जो है वो क्या करेगा कि बाइल को एक्टिवेट करता है। एक तो लाइपेज यहाँ पे यार अच्छे से मेंशन कर लो, 11th क्लास में भी पढ़ोगे तुम आगे। और बाइल को एक्टिवेट करता है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज हेल्प्स टू एक्टिवेट बाइल जूस। ठीक है, और इमल्सिफाइड जो भी फैट आई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल थे बाइल जूस की वजह से, यानी उसकी हेल्प से स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं और इस प्रोसेस को हमने कहा है इमल्सिफिकेशन। तो तुम पूछोगे कि सर इमल्सिफिकेशन क्या है, तो इमल्सिफिकेशन बस इतना ही है कि लार्जर फैट ग्लोब्यूल में से स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल का कन्वर्जन, उस प्रोसेस को हमने बोल दिया इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ठीक है जी, इसकी बात हमने कर ली। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन की बात आती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, सिकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन के हमने 3-4 पार्ट आगे पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड, वो बातें कर ली हमने। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक्चुअल में देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा वाटर, मैक्सिमम वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो 70% तक स्मॉल इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर ही लेती है। बट क्या है ना कि हम मैक्सिमम इसलिए बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, क्योंकि वो जो जितना पानी बच गया ना, मतलब उसमें से मैक्सिमम अमाउंट को वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए हमने कहा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका जो थर्ड पार्ट है वो रेक्टम है। टेम्परेरी या टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट है ये। ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनएब्जॉर्ब्ड फूड होगा, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब मतलब कि सिग्नल आएंगे कि हाँ अब उसको बाहर निकालना चाहिए, तो एनएस के थ्रू वो इजेशन की प्रोसेस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात, पूरी अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया है। हम देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। एज शोन इन द फ्लो चार्ट, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में देख लिया है, डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है जी, इन द माउथ इट इज ब्रोकन डाउन बाय स्लाइवरी अमाइलेज, और माउथ के अंदर ये स्लाइवरी अमाइलेज की हेल्प से क्या होती है, ये इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है जी, अब देखो द फूड मूव्स टू द स्टमक थ्रू द इसोफेगस। फूड जो है वो मूव करता है स्टमक के थ्रू इसोफेगस